हेलो दोस्तों, त्रिपाठी कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया है और मैंने बताया था कि उस दिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, तो उसमें हमने कुछ ज़्यादा नहीं बनाया था ताकि आप लोगों को भी उबर न लगे। आज उसमें में मेरा ये दूसरा वीडियो होगा। जैसा कि हमने पहले वीडियो में अपने बताया था कि मीनिंग ऑफ कॉमर्स में, यानी कि कॉमर्स के अंतर्गत हम 3 पार्ट को शामिल करते हैं: बिजनेस, इंडस्ट्री और डायरेक्ट सर्विसेज, यानी कि व्यवसाय, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं। तो व्यवसाय के बारे में हम उस दिन पर्याप्त चर्चा कर लिए थे कि व्यवसाय में मेनली 2 बातों को शामिल किया जाता है: ट्रेड और सब्सिडरी ऑफ ट्रेड। इसके बारे में आज हम कुछ ज़्यादा भाषण नहीं देंगे, सीधे आपको बता दे रहा हूँ। ट्रेड में परचेज और सेल्स 2 चीज़ों को रखा गया था विथ प्रॉफिट एम, और सब्सिडरी ऑफ ट्रेड यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज में ट्रांसपोर्ट, बैंक, बीमा, भंडारण, परिवहन, इन सब बातों को रखा गया था। तो उस वक्त हम अपने फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुके हैं, तो दोबारा मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहूँगा। अब हम आते हैं दूसरा, उद्योग। तो उद्योग क्या होता है ये जानने का प्रयास करेंगे। सामान्य तौर पर उद्योग का मतलब ये होता है जहाँ पर वस्तुएं बनाई जाती हैं। जहाँ पर वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे हम उद्योग कहते हैं। वह औद्योगिक स्थल होता है जहाँ पर वस्तु बनती है। यानी कि सामान्य भाषा में कहा जाए तो उद्योग का मतलब ऐसे स्थान से है जहाँ पर वस्तुओं का निर्माण होता है। परंतु ये भाषा अपूर्ण है। कॉमर्स के हिसाब से अपूर्ण नहीं, गलत भी कह सकते हैं। ये हमसे कोई कहे क्या परिभाषा सही है तो हम कहेंगे गलत है, क्योंकि उद्योग का वो मतलब नहीं होता है। उद्योग का मतलब ये होता है, उद्योग का मतलब ये होता है कि हम वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। हम वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि करते हैं। यदि वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि हो रही है तभी वह उद्योग कहा जाएगा। उद्योग का मतलब उत्पादन से है। बात समझिए, उद्योग का मतलब उत्पादन से है। अब उत्पादन का आशय क्या है ये आपको जानना चाहिए। उत्पादन मैंने पहले बताया कि सामान्य आदमी कह सकता है कि उत्पादन का मतलब होता है कि वस्तुओं का निर्माण, वस्तुओं का बनाया जाना। परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तुओं का बनाया जाना या उनको डिस्ट्रॉय किया जाना, ये दोनों ही काम प्रकृति का है। हम किसी वस्तु को बना नहीं सकते हैं, न ही उसको खत्म कर सकते हैं। किसी वस्तु को बनाना अथवा खत्म करना, ये दोनों काम प्रकृति का है। जैसे यदि आप सोचते होंगे कि सर जी क्या बात बोल रहे हैं, ये सही नहीं है, हमने पंखा बनाया, बिल्डिंग बनाया, शर्ट बनाया, मशीनरी बनाया, बहुत सारी चीज़ें। तो आपने मशीनरी बनाया, ये बात सही है, लेकिन मशीनरी जिस मेटल से बनी है वो मेटल आपने नहीं बनाया। हमने बिल्डिंग बनाया, परंतु बिल्डिंग में ईंट, सीमेंट, रेत, ये सब जो भी पड़ा है वो हमने नहीं बनाया। ईंट तो हमने बनाया, लेकिन ईंट मिट्टी से बना है, मिट्टी हमने नहीं बनाया। सीमेंट तो हमने बनाया, लेकिन सीमेंट चूना और पत्थर से बनता है, वो हमने नहीं बनाया। सरिया हम बनाए, परंतु सरिया लोहे से बना है, लोहा हमने नहीं बनाया। कपड़ा हम पहने हैं, कपड़ा हमने बनाया है, कपड़ा धागा और सूत से बना है, धागा सूत भी हमने बनाया है, लेकिन धागा सूत कपास से बना है, वो हमने नहीं बनाया। यानी कि आप लास्ट कड़ी में पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि मनुष्य कुछ बना नहीं सकता। तो क्या कर सकता है? उपयोगिता में वृद्धि कर सकता है या उपयोगिता में कमी कर सकता है। उपयोगिता में वृद्धि का मतलब ये हुआ कि वह जिस कीमत में है उसकी कीमत में कुछ वृद्धि हो जाए। वो कैसे हो जाए? मानवीय कृत्यों के द्वारा, यानी मानवीय कृत्यों के द्वारा, मनुष्यकृत क्रियाओं के द्वारा। यदि मनुष्यकृत क्रियाओं के द्वारा यदि किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि हो जाए तो वही उत्पादन होता है। यानी कि यदि कॉमर्स के स्टूडेंट से पूछा जाए कि उपयोगिता किसे कहते हैं तो एक ही परिभाषा है कि उपयोगिता से आशय उस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करता है। तो यहाँ बताएंगे हम वस्तु के साथ साथ सेवाएं भी हैं, न केवल वस्तु बल्कि सेवाओं में भी वृद्धि को हम उपयोगिता में वृद्धि बोलते हैं, जिससे हम उत्पादन करते हैं। अब बात आती है उत्पादन कैसे करते हैं, तो उसके 4-5 तरीके हैं, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, पहला है रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन। मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, बल्कि रूप परिवर्तन लिखा हूँ। इसका होता है रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन, चेंज इन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर में चेंज करके हम उपयोगिता में वृद्धि कर सकते हैं। जैसे
जंगल में लकड़ी है उसकी वहाँ पर कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसको शहर में ला करके उसका फर्नीचर बना दिया जाए, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। उसी प्रकार से मिट्टी है, मिट्टी से ईंट बना दीजिए, उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। पत्थर है, पत्थर का कोई कीमत नहीं है, पत्थर से मूर्ति बना दीजिए, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यानी कि रूप में आप परिवर्तन कर सकते हैं। कपास से हम धागा बना लिए, धागा से हम शर्ट बना लिए, कपड़ा बना लिए, उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो गई क्योंकि हमने उसको रूप में परिवर्तन कर दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको देखने में मिल जाएंगे। तो ये रूप परिवर्तन द्वारा उत्पादन इसको बोलते हैं। दूसरा है स्थान परिवर्तन। ये क्या होता है? स्थान परिवर्तन का मतलब होता है कि स्थान छोड़ा दीजिए, आप किसी वस्तु का स्थान छोड़ा करके उसको दूसरा स्थान दे दीजिए और उसके मूल्य में वृद्धि हो जाए। यदि ऐसा है तो उसको स्थान परिवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बताएंगे कि नदी के किनारे रेत पड़ा हुआ है, तो वहां पर रेत का कोई कीमत नहीं है, परंतु रेत को आप शहरों में ले आएंगे तो आपने स्थान उसका छोड़ा दिया, स्थान छोड़ा दिया, उस रेत का थोड़ा कीमत हो जाएगा। हम कॉमर्स के टीचर हैं, यदि मैं अपने गांव पे रहूं तो हमारा कोई मतलब नहीं है, बात समझिए, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि गांव में अमूमन कॉमर्स पढ़ने वाले लोग कम होते हैं। फिलहाल मेरे गांव में कोई नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे गांव में कॉमर्स पढ़ने वाला कोई नहीं है, तो मेरा वहाँ क्या उपयोगिता है? कुछ नहीं। लेकिन मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा उपयोगिता है। इसके अलावा मैं अदर किसी सिटी में और हाई फाई सिटी में हम जाएंगे तो मेरी उपयोगिता क्रमशः बढ़ती जाएगी। यानी कि स्थान परिवर्तन यदि हम करते हैं तो उपयोगिता में क्रमशः वृद्धि हो जाती है। इसमें किसी भी प्रकार से आप मतलब ले सकते हैं। बहुत से एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि इस समय ठंडक चल रही है तो ठंडक में अमूमन आदमी गर्म कपड़े पहनता है, जबकि इधर गर्म कपड़े नहीं बनाए जाते हैं। ये जो है उधर कश्मीर या इस टाइप ऐसे ही एरिया से बनाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उसकी उपयोगिता उतनी नहीं है जहाँ पर मतलब जितना इधर है। यानी कि आपने स्थान को चेंज कराया तो आपकी उपयोगिता में, उस वस्तु की उपयोगिता में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएंगे समाज में, उसको बोलते हैं। अगला है समय परिवर्तन। समय परिवर्तन मतलब क्या है कि आप समय को थोड़ा डिले कर दीजिए, यानी कि जो आज समय को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए तो उस वस्तु की कीमत में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि जब धान कटता है तो चावल की कीमत कुछ और होती है, 3-4 महीने रुक जाइए तो उसकी कीमत थोड़ी और बढ़ जाती है। गेहूं जब कटता है तो गेहूं की कीमत अमूमन 20 रुपये के आसपास होती है, और मात्र 2-3 महीने बाद उसकी कीमत 24-25 रुपये हो जाती है पर केजी। इसी प्रकार से शराब की बोतलें जितनी पुरानी होती जाएंगी उसकी कीमत उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं समय परिवर्तन द्वारा उत्पादन। अगला है ज्ञान द्वारा उत्पादन। जैसे टीवी पर विज्ञापन रोज देखते होंगे, टीवी पर विज्ञापन रोज देखते होंगे कि ये शैम्पू लगा लीजिए डैंड्रफ नहीं होगा, ये साबुन लगा लीजिए खुजली नहीं होगा, दुनिया भर की बातें। तो उसको बोलते हैं ज्ञान द्वारा उत्पादन। इसके अलावा सेवाओं में जैसे हम लोग जो काम कर रहे हैं इसको भी ज्ञान द्वारा उत्पादन के बीच में ही रखा जाता है, उसी श्रेणी में भी आता है। तो इसमें क्या है कि जैसे आप परिपक्व हैं, अभी आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, हमने आपको थोड़ा बताया, थोड़ा पढ़ाया, आपके पास थोड़ी जानकारी बढ़ गई, आपकी उपयोगिता में थोड़ी वृद्धि होगी, तो ज्ञान द्वारा उत्पादन में ये भी आता है। इसके अलावा मैं बताया कि टीवी पर विज्ञापन जो भी हम लोग देखते हैं, भाई किसी वस्तु की हमको कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन हमको कोई जानकारी कोई बताया, देखो कोई बताया, हमको उसके बारे में थोड़ी जानकारी हुई, तो जानकारी हुई तो हम उस वस्तु खरीदेंगे, और जानकारी ही नहीं तो खरीदेंगे क्यों, भले उपयोगी हो तो क्या। तो यदि हम खरीदेंगे तभी तो उसका मूल्य चुकाएंगे, तो इसको बोलेंगे ज्ञान द्वारा उत्पादन। यानी कि तुमसे कोई पूछे ज्ञान द्वारा उत्पादन, तो वहां पर दो बात शामिल कर सकते हैं। एक तो ये कि अनमेच्योर को आप थोड़ा मेच्योर बना रहे हैं बाय नॉलेज, अथवा ऐसे व्यक्ति को जो फुल्ली अननोन है आप उसको कोई जानकारी दे रहे हैं और जानकारी के माध्यम से वह उस वस्तु को खरीदने के लिए तैयार होता है। तो दोनों बातों को हम ज्ञान द्वारा उत्पादन के अंतर्गत रखते हैं। इसके अलावा एक और हेडिंग होता है, मीटिंग बता दी है यहाँ पर, मैं लिख दे रहा हूं। एक और होता है अधिकार परिवर्तन द्वारा। अधिकार परिवर्तन, चेंज इन राइट, चेंज इन राइट, यानी कि कह सकते हो प्रोडक्शन बाय चेंज इन राइट। अधिकार परिवर्तन के द्वारा भी उत्पादन किया जा सकता है। इसका मतलब होगा कि यदि कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये मेरा है, परंतु यदि मेरे पास ये अपना खुद का ये है, हम किसी को बेचना नहीं चाहते हैं, तो मेरे लिए तो जितना मैं काम करेगा वहां तक तो ठीक है, लेकिन मैं किसी को बेचना नहीं चाहता हूँ और कोई तगड़ी नहीं है। तो लेकिन यदि मान लो मैं 20 रुपये में खरीद के लाया हूँ, कोई हमसे खरीदना चाहता है, हमने उसको 25 में बेच दिया, इसकी उपयोगिता में वृद्धि हो गई, यानी कि 5 रुपये में मूल्य में वृद्धि हो गई,
तो ऐसा तब हुआ जब मैंने अपने अधिकार को दूसरे अधिकार को ट्रांसफर कर दिया। तो इसको बोलते हैं अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। विभिन्न वस्तुओं की जो खरीद फरोख्त होती है इसी वे में आती है। इसी का मान लो किताब जो है बुक सेलर के पास पड़ी हुई है, वहां पर उसकी कोई कीमत नहीं है। किताब जो है बुक सेलर के पास पड़ी हुई है, वहां उस बुक सेलर के लिए किताब की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आप खरीदने जा रहे हैं, उसने आपको दे दिया तो उसकी थोड़ी कीमत हो गई। थोड़ी कीमत क्या मतलब, जो कि अच्छी कीमत हो गई, तो उसके उपयोगिता में वृद्धि होगी। इसको बोलेंगे हम अधिकार परिवर्तन द्वारा उत्पादन। तो आप इंडस्ट्री में क्या होता है समझ गए। इंडस्ट्री मतलब उत्पादन के जो तरीके हैं तो मैंने आपको बता दिया। तीसरा होता है डायरेक्ट सर्विसेज। ये क्या होता है, डायरेक्ट सर्विसेज में दो चीजों को इसमें रखा गया है। ये तो मिट नहीं सकता है यार, मिट जाएगा, एक सेकंड का। इसमें आप रख दीजिए प्रोफेशनल सर्विस। दो बातों को इसमें रखेंगे हम आपको समझाने के लिए। बस हम अपने काम भर कर मिटा लिए हैं, ज़्यादा जरूरत नहीं हमारी। डायरेक्ट सर्विसेज में हमने दो बातों को शामिल किया है, एक सर्विस यानी कि जॉब, और दूसरा प्रोफेशन। सर्विस और प्रोफेशन, इन दो बातों को हमने डायरेक्ट सर्विसेज के अंतर्गत रखा है। सर्विस जैसे सबको पता है, ये प्रोफेशनल लोग होते हैं, अपने से वर्क से रिलेटेड इनको जानकारी तो होती है, परंतु ये बाय सैलरी काम करते हैं। किसी फर्म में, किसी कंपनी में, किसी संस्था में सैलरी के रूप में काम करते हैं, वेतनभोगी लोग होते हैं। इनको भी प्रत्यक्ष सेवाएं के अंतर्गत रखा गया है। इसके अलावा प्रोफेशन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी भी होता है। तो ये प्रोफेशन क्या होता है, इसको पेशा बोलते हैं। इसको सर्विसेज को नौकरी और इसको पेशा बोलते हैं। पेशा का मतलब होता है कि व्यक्तिगत कुशलता के आधार पर धन कमाने की क्रिया पेशा कहलाती है। यानी कि व्यक्तिगत कुशलता के आधार पर धन कमाने की क्रिया को पेशा कहते हैं, धनार्जन की क्रिया को पेशा कहते हैं। तो उसमें क्या आता है, खुद सोचिए। व्यक्तिगत कुशलता के आधार पर मतलब यह है कि कुछ व्यक्तिगत पर्सनल स्किल कुछ होना चाहिए। यदि पर्सनल स्किल नहीं है तो उसके अलावा आप तब वो प्रोफेशन में नहीं आएगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप नहीं पढ़ा सकते फिलहाल, जब तक हमारे तक आप नहीं पहुंचेंगे। तो ये मेरा पर्सनल स्किल हो गया कि हम आपको पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। यानी कि टीचर का काम पढ़ाना है, टीचर एक पेशा है। डॉक्टर इलाज करता है, डॉक्टर एक पेशा है। वकील मुकदमा देखता है, वकील एक पेशा है। इसी प्रकार से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसके अलावा नाई, धोबी, लोहार, चर्मकार, मोची, जुलाहा, इस सबका कुछ न कुछ अपना काम होता है। ये पर्सनल स्किल होते हैं। यदि पर्सनल स्किल उनका नहीं है तो नहीं कर सकते। यानी कि धोबी का ही काम तो सब लोग नहीं कर सकते, नाई का काम सब लोग नहीं कर सकते, टीचर का सब लोग नहीं कर सकते। जो करता है वही करेगा, परंतु इन सभी कामों में पर्सनल स्किल की बहुत जरूरत होती है। पूंजी लगती है, परंतु पूंजी नाम मात्र की लगती है, इसमें पूंजी का बहुत रोल नहीं है। अब टीचर की पूंजी क्या है, कलम ही तो है, ब्लैक बोर्ड है और क्या है। डॉक्टर की पूंजी क्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट हो गए, आला इत्यादि हो गए, परंतु मेन तो उसकी जानकारी होती है। इसी प्रकार से पर्सनल स्किल के आधार पर यानी व्यक्तिगत कुशलता के आधार पर धनार्जन की क्रिया को प्रत्येक हम बोलते हैं प्रोफेशन यानी कि पेशा बोलते हैं। यानी देखा जाए तो मीनिंग ऑफ कॉमर्स में मैंने 3 बातें बताया। फर्स्ट वीडियो में मैंने व्यवसाय के बारे में चर्चा किया था। आज मेरा सेकेंड वीडियो जिसमें हम इंडस्ट्री और डायरेक्ट सर्विसेज के बारे में बताया। तो मीनिंग ऑफ कॉमर्स में मेनली 3 बातों को रखेंगे, बिजनेस, इंडस्ट्री और डायरेक्ट सर्विसेज। बिजनेस के 2 पार्ट, ट्रेड और सब्सिडरी ऑफ ट्रेड, जिसे कमर्शियल एक्टिविटीज भी बोलते हैं। अगला है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब उत्पादन से है। और अगला है प्रत्यक्ष सेवाएं, जिसमें 2 पार्ट है, सर्विस और प्रोफेशन। तो ये रहा मीनिंग ऑफ कॉमर्स का ओवरऑल कैलकुलेशन, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। विभिन्न किताबों में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा भिन्न करके दिया है। फिलहाल मेरा दूसरा वीडियो था, समझ में आया होगा तो अच्छी बात है, नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसे लिखिएगा, हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हर सप्ताह लगभग 1 या 2 वीडियो हम रिलेटेड कॉमर्स या सिलेबस आधारित डालते रहेंगे। समझ में आएगा तो हम चाहेंगे कि उसको
लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब मिलता रहे। थैंक यू।